नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद अभय पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं कल वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़्यादा किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचे, कि जो लोग बैठे हैं उनको भी अच्छा लगे कि कहाँ पर कौन सा कंटेंट। कभी लोग खोजते रहते हैं कि किसको कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी मिल जाए। कल वाली वीडियो थी उसका थोड़ा रिकॉल करा दें। क्या करा दें? आप लोगों को रिकॉल करा दें। देखिए यहाँ पर एक वर्ड होता है री। री का मतलब इंग्लिश में होता है अगेन। कहीं पर भी अगर आप लोगों को ये वर्ड लिखा मिले री, री का मतलब होता है अगेन। कहीं पर में लिखा है रिकॉर्ड, कोई चीज पहले से ही रिकॉर्ड है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब बोलना पहले हो गया, रिकॉर्ड करना बाद। जहां पर भी आपको री वर्ड्स मिले उस वर्ड का मतलब ही होता है री अगेन। कोई चीज आपने कैसे कैसे बोलते हो, रिपीट कर दो सर, इसका मतलब है सर एक बार बात बोल चुके होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बात क्या कर दी उन्होंने? रिपीट कर दी है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे इसमें क्या लिखा है। सामने आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा है? होम लिखा है, हु लिखा है, सॉरी होम लिखा है और हिच लिखा है। तीन चीजें लिखी हैं। जनरली ये क्या होते हैं, पहले पूरी इंग्लिश में इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि हु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, होम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और हिच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए बातें कम काम ज्यादा होगा। बातें बहुत कम की जाती, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम ज्यादा होगा। हु के बारे में सारी चीज बताई जाएगी, हुम के बारे में बताया जाएगा और विच के बारे में बताया जाएगा। कि पूरी इंग्लिश में हम बात ये नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, नहीं, पूरी इंग्लिश में इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कहाँ पर आपको हु लगाना है, कहाँ पर हुम लगाना है, कहाँ पर विच लगाना है। पढ़ के आए होगा कि हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, फिर हुम का प्रयोग किसके लिए होता है, कंफ्यूज हो जाते होंगे। फिर आगे क्लास में थोड़ा पढ़ोगे बता दिया जाता है कि हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, होम का भी प्रयोग पर्सन के लिए होता है। फिर इन दोनों में कंफ्यूजन आ जाती है, हु का प्रयोग किसके लिए होता है, विच का प्रयोग बताया जाता है कि पर्सन नहीं थिंग के लिए होता है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि विच का प्रयोग हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। ऐसा ना करना कि विच का प्रयोग हम आप सिर्फ उसके लिए करते हैं। अभी आएंगे क्वेश्चंस, उसमें बताएंगे कि हम कैसे डिफरेंस इसमें क्रिएट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग हम पूरी इंग्लिश में कहाँ कहाँ करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इनका प्रयोग हम पूरी इंग्लिश में क्या कहाँ कहाँ करते हैं। ये होते क्या हैं? ये जनरली सारे के सारे क्या होते हैं? प्रो नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, थोड़ा संक्षेप में इसका भी बता देते हैं। प्रोनाउन वो होते हैं, नाउन को रिप्लेसमेंट करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट लिखा होगा। आगे लिख दो राम बाई आ बुक। इस तरीके से बला बला आगे के मतलब सेंटेंस हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि राम, यहाँ पर सारी चर्चा किसके बारे में की गई है, मेन कौन है यहाँ पर, राम है। कि राम एक अच्छा लड़का है, राम कहाँ गया है, मार्केट गया है, राम ने ही एक बुक खरीदी है। इसका मतलब है कि अगर बार बार एक ही चीज, सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम एक चीज बार बार नहीं लिखते, सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। नाउन का रिप्लेसमेंट, नाउन का रिप्लेसमेंट करके हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन का जैसे यहाँ पर लिखा राम इज अ गुड बॉय, कामा लगा के हमने राम हटा के लिख देंगे ही। अब ये बात होती है कि प्रोनाउन चैप्टर में बता दें कि अप्रोप्रिएट प्रोनाउन कौन सा होते हैं, कि राम के लिए ही लेंगे कि सी लेंगे। ये तो जनरली पता होती है कि कहां पर कौन सा लिखना है। तो ही वेंट टू मार्केट और ही बाई अ बुक, सारी चीजें हो जाएंगे। या यहां पर हम इसको फिर काटने से बराबर लिख देंगे कि ही वेंट टू मार्केट कामा बाई अ बुक। जो कौन किसने बुक खरीदी है, राम ही मार्केट गया है, राम ने ही बुक खरीदी है और राम ही एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर अगर हम कर दें इसी तरीके, इसमें और एक पॉइंट सोच लीजिए, लिखा है यहां पर इतना पॉइंट लिखा है राम इज अ गुड। सही है या गलत है? सही है या गलत है? बताइए कि सही है या गलत है। इतने सेंटेंस की भी हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई है, इसे आप डिटर्मिनर ऑब्लिक आर्टिकल जो भी कहिए, आर्टिकल भी डिटर्मिन ए एंड द आर्टिकल होते हैं। एक गुड क्या है, एडजेक्टिव है। कल हमने जो आप लोगों को बात बताई थी, बात क्या बताई थी कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल और डिटर्मिनर का जन्म सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होता है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं राम इज आ टीचर, अगर हमने ऐसे बोल दें कि राम इज अ टीचर तो सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि हु और हुम के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए बताते हैं क्या होता है हु और हुम। हुम, हु और हुम पहले तो प्रोनाउंस होते हैं। पहला पॉइंट डालिए कि हु और हुम ऑब्लिक विच,
ये क्या होते हैं? नंबर एक पॉइंट में तो ये प्रोनाउंस होते हैं। नंबर एक बार में प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस के कैटेगरी में ये कौन कौन किस किस में इसका प्रयोग किया जाए? इंग्लिश में ये प्रोनाउंस होते हैं, इनका भाग हम किस किस में प्रयोग करते हैं? ये दो प्रकार के प्रोनाउंस में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से में दो प्रकार में किए जाते हैं? नंबर एक में आपका आता है इंटेरोगेटिव, नंबर एक में आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और दूसरे में आता है आपका आरपी। आरपी मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और आईपी मतलब होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। सारी चीजें लिखने से ज्यादा चीजें समझ में आती, बोल देंगे हम, बोलने से कम आती हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर वीडियो देख रहे हो, लेट के वीडियो नहीं देखा जाता है। लेट के वीडियो देखने पर ऐसा होता है, जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप लेट रहे हो, आप मान लीजिए तकिया लगाए हो, कुछ भी लगाए हो पीछे, तो यहाँ पर जो पीछे होता है, यहाँ पर ये दब जाता है, जिससे आपको चीजें उस टाइम समझ में आएगी, बाकी माइंड से उतरने लगती है। इसीलिए कभी भी लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा होता है पढ़ना कि टेबल ले लें, उससे पढ़ें बैठ के, या बैठ के पढ़ें, जिस तरीके से आप अपना कंफर्टेबल, मतलब लेट के पढ़ना अच्छा नहीं होता है। अब समझ गए कि हु हो गया है, हुम हो गया है, और विच हो गया है। बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन डेट भी होता है। अरे डेट की चर्चा हम स्पेशल केस में करेंगे। डेट एक ऐसा केस है जिसका प्रयोग हम इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से कितने प्रकार से करते हैं, वहाँ की अलग बातें करेंगे। हु और हुम और विच कॉम्पिटेटिव के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए, हम दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस में इनका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक आईपी में किया जाता है, एक आरपी में किया जाता है। आईपी मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब कैसे पहचानोगे? बात आती है कहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, कहां पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बात आती है इनकी पहचान कैसे करेंगे। हाउ टू फाइंड आईपी एंड आरपी। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में आईपी और आरपी लिखे हैं तो उनको कैसे फाइंड करोगे, कैसे पहचान पाओगे कहां पर हमको आईपी लगाना है, कहां पर आरपी लगाना है। आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, आईपी का मतलब होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हाउ टू फाइंड, कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है लिखने में, भूल बोलते तो सही है, कभी कभी लिखने में माइनर मिस्टेक हो जाती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर, कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोल के आपको बता रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको माइंड में छापना है, ना कि लिखा हुआ छापना नहीं है। अगर माइनर से डिफरेंट कभी कभी हो जाता है लिखने में, इधर से उधर, बट अगर छोटा सा एक वर्ड कोई छूट जाता है तो उसे ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लिखा है हाउ टू फाइंड आईपी, इसमें और इसमें कैसे हम पहचान किए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट बेसिक पढ़ते चले हुए बचपन से, जब भी इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे भी बनाए आप लोग इस तरीके का एक चिन्ह बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट, इंटरोगेटिव पहचान तो आसान हो गई। सर रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन पहचानना बेहद आसान है। जब भी ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे, इसकी चर्चा हम कल क्लास में करेंगे, लेकिन आज अभी बता रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी बनेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का ये काम करेंगे तो इसके पहले एक सब्जेक्ट होगा, फिक्स है, इसके पहले एक सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मान लीजिए इसके पहले कोई सेंटेंस लिखा है, यहां पर लिखा है ही और यहां पर लिखा है हु। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो यहां पर अगर आर लिखा है या ऑब्लिक इज लिखा है, दोनों में से क्या होगा? देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है हुम, इसके पहले लिखा है सब्जेक्ट, तुरंत पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना सब्जेक्ट, इसके पीछे कोई सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, नहीं पता वाला वाला, इसके आगे भी कोई सेंटेंस होगा, डजेंट मैटर। लेकिन यहां पर बात आती है कि यहां पर है, अगर इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। सब्जेक्ट अगर यहां पर हम दो कर दें तो वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। कल ही हमने बताई थी कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं बदला जाता है। अब आते हैं कि हु, हुम और विच का प्रयोग। अब तो दोनों बातों में सीख गए हैं। देखिए हम अब चर्चा करते हैं कि हु, हुम और विच। देखिए हिंदी सेंस हम आप लोगों को बता दें, नहीं तो पैनिक हो जाते हैं वो लोग, हिंदी नहीं बताइए सर। हु का मतलब क्या होता है? कौन या किसने, दोनों हो सकते हैं ऑब्लिक में। उसके बाद लिखा है होम, होम का प्रयोग होता है किसे या किसको। विच का प्रयोग होता है कौन सा, किसे, किसको, इस तरीके से होते हैं प्रयोग हैं इनके। तो हिंदी वर्जन है, लेकिन हमें इस पर वर्क नहीं करना है। ये इसलिए लिखा था, क्रॉस का मतलब है कि हमें इस पर वर्क नहीं करना है। जिस तरीके से अगर कभी भी आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चंस थे, अगर 20 क्वेश्चंस में आपके अगर 15 क्वेश्चन सही हो गए, जो बचे हैं 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, हमें वर्क इन पर करना है। क्योंकि आखिर ये गलत क्यों है? हिंदी से वर्क करने पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी ये किसको होता है, यहाँ पर भी किसको होता है, ये कौन हो गया, यहाँ पर भी किसे होता है, यहाँ पर भी ये किसे होता है, यहाँ पर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर
कौन होता है, उस पर हमें वर्क नहीं करनी है। फिर कैसे पहचानेंगे सर, फिर कैसे पहचानोगे? पहला पॉइंट ये है कि हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट कि हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। दूसरा पॉइंट, हुम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि विच क्या होता है, विच का प्रयोग सर हम बोलोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। देखिए ये मजेदार, इस पर बनाइए स्टार, जो भी पॉइंट हुआ करें उन पर बनाए स्टार। विच का सब्जेक्ट का हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। देखना, विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। और पढ़ के आए हैं कि हु का प्रयोग, हु और हुम इन दोनों का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है। ये भी पॉइंट देख लेना कि हु और हुम का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं। और देखिए आइए आते हैं हम, विच का प्रयोग पर्सन ऑब्लिक थिंग दोनों के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा था इस पर स्टार बनाना है तो मतलब बनाना है। अभी हम बात कर रहे हैं किस बेस पर बात कर रहे हैं, आईपी पर बात कर रहे हैं। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। जब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तब वहां पर उसके हिंदी मीनिंग भी अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें हिंदी वाले मीनिंग पर वर्क नहीं करना है। जैसे ही कंपटीशन एग्जाम अगर कंपिटेटिव तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे ही आपने अगर हिंदी पर फोकस किया, इसका मतलब है आप सफलता से पीछे की ओर जाने लगेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। इतना ध्यान रखना कि जब भी, क्योंकि अगर इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते बिल्कुल अवॉइड कर दें, लेकिन 90% वर्क आपको हिंदी पर नहीं करना है। ऐसा नहीं देखना कि पर्सन का मतलब क्या होता है, हमने यहां पर एक लिख दिया है मेन। मेन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तुरंत रिप्लाई आएगा, बच्चा बोलेगा सर नाउन, तो हम कहेंगे ये होता है रॉन्ग। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेन नाउन नहीं होता है। इस पर भी एक दिन क्लास पूरी बता देंगे, लेकिन अभी इसी पर चर्चा कर रहे हैं तो अभी इसी पर चर्चा करते हैं। इस पर भी बताएंगे कि ये मेन नाउन क्यों नहीं होता है और आखिर होता भी है। दोनों चीजें हैं, मेन नाउन होता भी है और नहीं भी होता है। इसका मतलब यह है कि होता भी है नहीं होता है, क्या सेंस है, चलिए उसका भी बताएंगे। अभी बात हम यहां पर करते हैं कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। दूसरा, हु और हुम हम पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं और विच का प्रयोग हम पर्सन और थिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सीख गए हैं कि यहां तक तो हम जान गए कि कहां कहां करते हैं। अब बात आती है कि हम अब करते तो हैं, कैसे पहचानेंगे कहां पर हमें विच लगाना है, कहां पर हु लगाना है, कहां पर हुम लगाना है। चलिए आइए इसकी भी चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। ये हम बात किस पर कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर कर रहे हैं। एक लिखा है सब्जेक्ट और होता है वर्ब, उसके बाद आगे आगे बला बला कौन सी चीजें आती हैं आगे भी हम समझाएंगे, बताएंगे कि सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होना है, वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होने की जरूरत है। यहां पर हमने लिखा है कि ही इज अ डॉक्टर। सेंटेंस सही है या गलत है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बोल देंगे निसंदेह सही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि सेंटेंस गलत होता, कोई भी गलत इसे नहीं कर सकता। एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट में नाउन है, नाउन बगैर डिटरमिनर नहीं आते हैं। सिंगुलर काउंटेबल जो भी नाउन होते हैं वो कभी भी बगैर डिटरमिनर नहीं आते हैं। तो यहां पर हमने डिटरमिनर आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, बात हमारी इस पर नहीं थी। बात हमारी, अगर कोई बच्चा यहां पर उसके माइंड में डाउट ये आ जाए कि सर अगर क्या ये डॉक्टर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अगर ये सब्जेक्ट बन सकता है तो ठीक है, हम यहां पर एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, यहीं पर ऊपर ही लिख रहे हैं कि आई एम आ डॉक्टर। अब देखिए यहां भी डॉक्टर लिखा, यहां भी डॉक्टर लिखा। अगर डॉक्टर सब्जेक्ट होता, यहां इज लगा, यहां एम कैसे लगा है, मतलब किस तरीके से ये हो सकता है, खुद सोच लीजिए। अगर ये डॉक्टर सब्जेक्ट होता तो यहां पर एम लगा है, यहां पर इज लगा है, कुछ कंफ्यूजन आएगा ना। इसका मतलब है कि यहां पर ये डॉक्टर सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट वो होगा जो डायरेक्ट वर्ब से जुड़ा होगा, जो डायरेक्ट वर्ब से जुड़ा होगा वही सब्जेक्ट होगा। ये तो यहां पर बात थी कि इसमें हो सकता है तो थोड़ा पीछे वाला रिवाइज हो गया, क्योंकि इन्हीं सब बातों को हम यूज किया जाता है। यहां पर लिखा है कि हु इज कमिंग टुडे या हु आर कमिंग टुडे। पहला तो इसमें पॉइंट है कि यहां पर हुम और हु में से क्या आएगा, हु आएगा या हुम आएगा। अभी बताया है कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, हु के ऊपर लिख दें हम यस और होम के लिख रहे हैं हम ओबी, ओबी जे का मतलब ऑब्जेक्ट, एसयूबी का मतलब सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है विच का प्रयोग होता है सब्जेक्ट ऑब्लिक ओबीजे का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा यहां पर लिखा है हमने कि हु आर कमिंग टुडे। यहां पर देखिए वर्ब लिखी है, इसका मतलब अगर वर्ब लिखी है या तो हु आएगा या विच आएगा, हुम नहीं आएगा कभी भी, हुम कभी नहीं आएगा।
पहली बात तो है क्योंकि हुम इसलिए नहीं क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आता है। ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते। जब कभी भी अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है वो सब्जेक्ट का काम करने लगता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए की जाती है, इसीलिए यहाँ पर हु होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हु होगा सर विच क्यों नहीं होगा? अभी हमने बताया है कि विच का प्रयोग हम पर्सन के लिए, हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, विच का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है। बात आएगी कि अभी हमने इस पर स्टार बनाया था कि कहाँ पर पर्सन के लिए होता है, वहां पर बताएंगे। यहाँ पर पर्सन के लिए क्योंकि यहाँ पर कोई आ रहा है तो पर्सनली है डाउट कि कौन आ रहा है, पर्सन आ रहा है। अभी बताएंगे यहाँ पर विच का प्रयोग में कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या फिर सही होगा या गलत होगा? दूसरा ये सेंटेंस ये बताइए कि आईपी सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव का क्या लगा है, साइन लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हु आर कमिंग टुडे, दोनों सेंटेंस में को गलत ही है या सही है? जवाब दें, दोनों सही हैं या गलत हैं? निसंदेह दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आखिर क्यों सही है? कल ही हमने एक बात बताई थी, तुरंत आपके माइंड में व्हाई का रिप्लाई आना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर लिखा है हु आर कमिंग टुडे, यहाँ पर लिखा है हु इज कमिंग टुडे। यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, तो संदेह इतना तो जान गए होंगे। लेकिन पढ़ा होगा किताबों में कि हु के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, हु के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, विच के साथ हमेशा सिंगुलर। ऐसा नहीं होता है, एक कंडीशन पर अप्लाई होता है। कहाँ पर कौन सी कंडीशन हमें करनी है, इसका मतलब होता है हु आर कमिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हु ऑल आर कमिंग टुडे। जितने भी लोग हैं, सारे लोग आ रहे हैं, आज सारे लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं। यहां पर सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर पर्टिकुलर कोई भी पर्सन आ सकता है। बाकी आगे सेंटेंसेस हम दूसरा समझा रहे हैं आप लोगों को। यहां पर लिखा है आई वांट टू गो, कल वाला ये बताइए कि आई वांट टू गो और आई लाइक स्विमिंग या आई लाइक टू स्विम, मतलब दोनों लिखें, या तो यहां पर स्विमिंग आएगा या तो टू स्विम आएगा, या तो यहां पर टू आएगा या तो गोइंग आएगा। ध्यान करो, कल हमने बताया था अगर कभी भी इंटेंशन या मूड की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? जो बैठे हो तो अपने माइंड में एक बार रिकॉल करें कि अगर इंटेंशन और मूड की बात हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कोई फैक्चुअल बात होती है, फैक्ट की बात होती है, हम किसकी बात करते हैं, जीरेंट की बात करते हैं। यहां पर आई बॉन्ट, बांट, बांट मतलब क्या हो गया है, आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपका मतलब जाने का अगर फैसला है आपका, मान लीजिए यहाँ कानपुर में है, कानपुर से दिल्ली से जाने का आपका मन है, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपकी प्लानिंग होगी, आपका मूड होगा, आपका इंटेंशन होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम फैक्चुअल अचानक जाके चले गए, नहीं। ज्यादातर 99% में 99% में बांट हो, डिसाइड हो, हेट हो, लव हो, इनमें क्या होता है 99% केस में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस आगे कह दे कि अचानक उसे जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा, बिकॉज उसके भाई का या किसी का, मान लीजिए भाई का छोड़ो, किसी और दूसरे का वहां पर एक्सीडेंट हो गया, ये अगर सेंटेंस में मार कर दिया था तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीरेंट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं रटना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बांट आपने देखा कि 2+B1 लगा, नहीं। बांट जब लगेगा 99, ये 1% वो पॉसिबिलिटी है अगर सेंटेंस में आगे कह दिया जाए वो किसके कारण वहां पर गया है। कारण अगर उसका ये आ जाए कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से उसे अचानक जाना पड़ा, या उसको अचानक फीवर आ गया इसलिए जाना पड़ा, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन तब तक नहीं करेगा। यहां पर हमने बताया था आई लाइक स्विमिंग, यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है। क्या मतलब सही है, यहां पर दोनों सही हैं। अब हमने बताया है कि आई लाइक टू स्विम का मतलब होता है कि जो पर्सन है, अगर पर्सन यहां पर ये लाइक, ये जो स्विम है ये डायरेक्ट किस पर डिपेंडेंट है, आई को क्या है, स्विम करना पसंद है। यहां पर स्विमिंग का मतलब आई को स्विमिंग करना पसंद नहीं, स्विमिंग देखना पसंद है। अब इसमें ज्यादा सही अगर दोनों ऑप्शन में लिखे हो तो ज्यादा सही आप किसको लगाएंगे? जनरली कॉमन सेंस सोचा करो, चीजें वैसी चीज सोचो जो हर किसी पर एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई कर लो, अपने ऊपर अप्लाई करने से चीजें नहीं सही होती हैं। ऐसी चीजें, योजनाएं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं तो एक मध्यम नीचे से लेके एक तो यहां तक टॉप तक बैठे हो सबको लाभ मिले, इस तरीके से योजनाएं बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं बना ये वाले लोग छूट जाएं, ये वाले भी छूट जाएं, बीच वाले लोग आ जाएं, ऐसा नहीं किया जाता है। इसी तरीके से आप जो भी सोचे, अब देखिए ज्यादातर अगर देख लीजिए आपके यहां पर जितने भी आस पड़ोस लोग हों, मान लीजिए 100 लोग हों, उनमें से 90% लोगों को स्विमिंग करना पसंद नहीं, देखना पसंद होगा। कैसे लोग देखते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं। तो जनरली इसमें ऑप्शन आप लोगों को क्या लगाना है, जीरेंट लगाना है। यहां पर इसको ज्यादा प्रायोरिटी देने है, इसको कम प्रायोरिटी देने है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है कि होता सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कौन कौन आ सकता है वर्ब के बाद। यहां पर जो वर्ब होगी वो जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एनपी का मतलब नाउन, पी के मतलब प्रोनाउन होता है, 2+B1 का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। वर्ब के आईएनजी से क्या होता है, जीरेंड होता है, जी से जीरेंड। और क्या होते हैं, कुछ नाउन क्लाउज होते हैं।
नाउन क्या होते हैं? क्लाउज होते हैं। अभी बात करते हैं कि नाउन क्लाउज कौन से होते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड आ जाए आपका, मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर 2+B1 आ जाए तो वो नाउन क्लाउज बनते हैं। और नाउन क्लाउज के अगर कभी भी नाउन क्लाउज सब्जेक्ट जब बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पर स्थान इसका है, कभी सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, बन सकता है। इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर बनती है। अगर कभी भी सेंटेंस ऑल आ जाए या ऑल डेट आ जाए, ऑल आ जाए या ऑल डेट आ जाए, इसके बाद आपका सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, तो उसके बाद भी हमेशा यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा B1 आएगी। यहाँ पर जो 2+B1 आएगा ये वाला पूरा अलग रहेगा, जिसे लिखा होता है हाउ टू सोल्व, हाउ टू सोल्व। अब इसके बाद जो वर्ब यहाँ पर लगेगी हाउ टू सोल्व, टू सोल्व मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा, क्वेश्चन वर्ड, इस तरीके से शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आशा करते हैं सब चीजें अभी समझ में आई होगी। अब इसके 2-4 एग्जांपल लिख लें, अब समझा दें तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हु, हुम और बीच में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये लिखा है कि इसके बाद क्या भरना है। क्या भरना है हम अभी नहीं बताएंगे, कुछ भी भर सकते हो आप। यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों को हमें ये बताना है, यहाँ पर ये वर्ब लिखी है, ये वर्ब क्या है, टीवी है या आईटीवी है, मतलब टीबी है या आईटीबी है। टीबी का मतलब ट्रांसटिव वर्ब होता है, आईटीबी का मतलब इंट्रांसटिव वर्ब होता है। ध्यान करना, टीबी का मतलब ट्रांसटिव वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होती है इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ध्यान रखना, जो बात हम बोल रहे हैं उसको ज्यादा सुना करें, और लिखने की कोशिश बाद में किया करें। पहले वीडियो को देखा करें, सुना करें, लिखने की कोशिश तब किया करें, आराम से लिखें। एक बार वीडियो देखने पर समझ में आती, उसके बाद दोबारा उसके कॉपी पर नोट डाउन करें, उसके बाद उसको 3 से 4 बार जब रिवाइज करेंगे चीजें एकदम माइंड में बैठ जाती। पहली बात, ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, आईटीबी वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कैसे पहचानोगे? पहचानना बहुत आसान है। अब बताइए कि आई लव, अगर यहाँ पर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं जैसा लग रहा है कि आई लव, अगर तुमको लव है, किससे लव है? यू से लव है, अपने पापा से, मम्मी से, जिससे भी हो। अगर तुम्हें लव है, लव ऐसे ना याद करना कि लव इंट्रांसटिव वर्ब होती है, ट्रांसटिव वर्ब होती है, नहीं। उसके सोचो कि अगर ज्यादातर 90% ट्रांसटिव वर्ब होती है, ट्रांसटिव वर्ब बहुत कम होती हैं, उन्हें लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। खुद सोच लो कि अगर तुमको लव है तो लव किससे है? आई लव यू बोल दो, या आई लव हिम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ही नहीं बोल सकते आई लव ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद। यार आई लव हर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब लव यहाँ पर कैसी वर्ब है ये हमने सिखाया, क्योंकि हमने वहां पर लिखा था कि सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, 2+B1 मतलब इन्फिनेटिव होता है, वर्ब की आईएनजी मतलब जीरेंड आ सकता है, और क्या आ सकता है? तीसरा है नाउन क्लाउज आ सकते हैं। अभी इसमें हम दोनों चीजें बता दें, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट बन गया, बन गया है। सी हेल्प्ड मी, अब यहाँ पर बताइए हेल्प कैसी है, ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव है? बताइए। अब बताइए, आपने सी हेल्प, सी किसकी हेल्प कर रही है? आपकी कर रही है, आपके पड़ोसी कर रही है, किसी की भी तो हेल्प कर रही होगी। सी हेल्प्ड हर, मान लीजिए सी ने उसकी हेल्प की, किसी की भी हेल्प की हो, इसका मतलब यहाँ पर भी ये ट्रांसटिव वर्ब है। ये भी क्या यहाँ पर बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट से गए 2+B1 वाले तो कितने बता दिए हैं? अभी बताया आई, अभी पीछे वाला बताया आई लाइक स्विमिंग, ये स्विमिंग वहां पर क्या बन जाएगा? वर्ब की आईएनजी बन जाएगा, बन जाएगा। आई वांट टू दिल्ली, आई वांट टू दिल्ली, इस तरीके से बन सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक कंफ्यूजन ना लिखना, आई वांट टू दिल्ली, दूसरा हम लिख रहे हैं आई वांट टू रीड। देखो यहां पर लिखा है ये टू प्रीपोजिशन है, यहां पर टू इन्फिनेटिव है। क्यों इन्फिनेटिव है? क्योंकि इसके बाद में रीड पढ़ना एक वर्ब है, ये लिखा है 2+B1, अब यहां पर लिखा है 2+ नाउन। अब जब भी 2+ नाउन आएगा तो 2 प्रीपोजिशन का काम करेगा। आई वांट टू दिल्ली में 2 क्या है? 2 क्या हो गया है? यहाँ पर प्रीपोजिशन बन गया है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। अब यहाँ पर इसके बाद वर्ब आई है। अब कल ही हमने बताया था, यही कंफ्यूजन इसमें रहता है। इसका मतलब यहाँ पर 2+B1 में क्या हो जाएगा? 2, यहां पर बन जाएगा इन्फिनेटिव, ऊपर बन जाएगा नाउन। अब बात आते हैं यहां पर कि लिखा आई नो, देखो आई नो, आई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आ गए। अब इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया है, स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा? वर्ब आएगा, उसके बाद ओबीजे ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब, हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाए, उस पूरे पार्ट को हम क्लाउज कहते हैं। यही क्या है आपका? क्लाउज है। यही क्या है आपका? क्लाउज है। ध्यान देना कि सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ गए, उसके बाद इसके लिए वर्ब आ गई, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब, बात आती है। अब क्वेश्चन जो 4 लिखे हैं इस पर मेन चर्चा, क्योंकि हमें सीखना है हु, हुम और विच। पहले हम बताते हैं इन चारों में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है आपका हु और हुम, कैसे निर्धारित करोगे?
सीख लो, आज के बाद स्ट्रक्चर भी बता देंगे, कभी अगर गलती हो जाए तुमसे तो स्ट्रक्चर भी सीख लेना। स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि आप कैसे सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं है। अब बताइए पहले वाले में हु आएगा या हुम आएगा? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसको समझना। देख लीजिए, हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए करते हैं, उसके नीचे सब्जेक्ट लिख लो। हुम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। देख लीजिए, हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कहां पर हु आएगा, कहां पर हुम आएगा? जित एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आप देख लीजिए, उसमें सेंटेंस में आप अंडरलाइन करते चले जाएं। अगर जितनी सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब हैं। अगर वर्ब फालतू आ गई, इसका मतलब वर्ब अगर एक्स्ट्रा आ गई है, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या होता है? हु होता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट मान लीजिए, अभी इसी में हम समझा देंगे, यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब, उसके लिए वर्ब आ गए, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब आ गया है, तीसरी सब्जेक्ट तीसरा वर्ब आ गया, एक वर्ब और है, चौथी वर्ब है। इसका मतलब अगर ये वर्ब है तो इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा। इसीलिए तो अगर ये वर्ब आ गई है, एक्स्ट्रा वर्ब, अगर एक्स्ट्रा वर्ब आ गई, अगर दोनों चीजें बराबर हो गई तो क्या करो दोगे? तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, होम भर दोगे। दोनों चीजें अलग अलग हो गई, अगर एक एक्स्ट्रा, अगर वर्ब एक्स्ट्रा हो गए तो आपको हु भरना है, अगर बराबर हो गए तो होम भरना पड़ेगा। इसका मतलब वर्ब है तो यहाँ पर हु आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, समझ गए? कोई बात नहीं, ध्यान से एक बार और समझ लें कि हु और होम का प्रयोग कहाँ करते हैं। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे? एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगी उसकी उतनी वर्ब होंगी, गिनते चले जाइए, काउंट करते चले। अगर एक सब्जेक्ट है तो उसकी एक वर्ब है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब हो गई, दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब हो गई। अगर तीन सब्जेक्ट हैं तो तीन वर्ब हो गए हैं। अगर मान लीजिए चौथी वर्ब है, अगर चौथी वर्ब है, अगर उसके लिए सब्जेक्ट नहीं आया तो हु लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए यहां से वहां तक ये सब नाल वाली चारों हैं, बराबर अगर हो जाएं, अगर ये चीजें बराबर हो जाएं तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें। ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम होता है। अब यहां पर देखिए, यू सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब आ गई, यू सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, इसका मतलब हमें हु नहीं होम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, सी सब्जेक्ट है, किल वर्ब आ गई, उसकी किल क्या हो गई? ये मॉडल है, मॉडल क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये क्या हो गया? सी हो गया, किल हो गया, इसका मतलब इसके सब्जेक्ट वर्ब आ गए। यहाँ पर पेयर बराबर है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर बराबर पेयर करने पर तुरंत ऑब्जेक्ट लगा दो, यहाँ भी क्या आ जाएगा? होम आ जाएगा। तीसरे में आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है हैज हेल्प्ड, हैज हेल्प्ड। अब हर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पर एक वर्ब है तो हमें एक सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट हु क्या होता है कि होम होता है, क्या होता है? हु होता है। इसी तरीके से बहुत आसान है भरना। यहाँ पर देखिए, यू इनवाइटेड, यू इनवाइटेड टू द पार्टी, इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। इनवाइटेड वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बराबर बराबर हो गया है, इसका मतलब किसको भरना है? आपको होम को भरना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हु और होम में। अब बात आती है कि हु होम तो हम प्रयोग सीख गए हैं, अब बात थोड़ा सा पॉइंट बचा है, विच का प्रयोग सीख लीजिए, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए विच का प्रयोग आप लोगों को हम सिखाते हैं। मेन पॉइंट ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। मेन पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं कि हु हुम और विच में डिफरेंस क्या है। अभी तक समझ आते होंगे, समझ गए होंगे अब अच्छी तरीके से कि हु का प्रयोग पहला पॉइंट पर्सन के लिए किया जाता है, दूसरा पॉइंट विच का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है। ये कहोगे सर ये तो आप बताते चले आए, चलो अभी रुको, एक मिनट वेट करो। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। अब बात आती है कि कहाँ पर हम कैसा प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हु का प्रयोग अगर कन्फ्यूजन ना हो, अभी हमने यही बात बताई है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में से कोई भी हो तो आप हु लगाना है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में आपके अगर कभी सब्जेक्ट आ जाए तो होम लगाना है। ये आपका स्ट्रक्चर है, इस पर आप वर्क करना चाहें इस पर वर्क कर सकते हैं, बाकी जो पॉइंट बताया उस पर भी वर्क कर सकते हैं। वहां पर बात नहीं आती है, वहां पर बात आती है कि हम बात करते हैं विच की, कि विच का प्रयोग पर्सन के रूप में कब होगा। थिंग के रूप में तो जानते ही हो, बात करते हैं पर्सन के रूप में कब होगा। यहाँ पर इसे पॉइंट नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बताया था कि विच का प्रयोग कभी भी हम किसके लिए करते हैं? चॉइस के लिए किया जाता है। कभी भी अगर चॉइस की बात हो, अगर चॉइस की बात करनी हो, चाहे पर्सन में करनी हो चाहे थिंग में करनी हो, हमेशा विच का प्रयोग करना है। अब बात आती है कि चॉइस, चॉइस हमेशा किसमें होती है? एक लोगों में कभी चॉइस नहीं की जाती। चॉइस हमेशा क्या होती है? दो लोग हों, तीन लोग हों, चॉइस हमेशा क्या होगी? दो या दो से चॉइस हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों में की जाती है। दो लोग हो सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए, मान लीजिए आपके सामने एक शर्ट रख दी गई है, आपको इसमें चॉइस करनी, अब एक में क्या आप चॉइस करेंगे? अगर रख दी जाए मान लीजिए दो,
तब तो आप एक चॉइस कर लें, हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला खराब है, या ये वाला अच्छा है, ये वाला खराब है। अब आगे कितने भी रख सकते हो, ध्यान करना बस एक ही पॉइंट है कि जब भी चॉइस की बात हो, चॉइस हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों में की जाती है, चाहे पर्सन की बात हो चाहे थिंग की बात हो, तब हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम हु और हुम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आता है ऑफ देम अंडरस्टैंड्स यू, ऑफ देम अंडरस्टैंड्स यू। अब पहला तो पॉइंट यहां पर है, या तो यहां पर हु आएगा, यहां पर तीनों के लिए ऑप्शन ये है हु, दूसरा ऑप्शन है हुम, तीसरा ऑप्शन आपका है विच। तीन ऑप्शन दिए हैं पहले वाले में। अब देखिए अभी हमने पॉइंट सबसे बताया, यहां पर क्या लिखा है, वर्ब लिखी हुई है। अगर वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब ये वर्ब लिखी हुई है। अगर वर्ब लिखी हुई है तो हम यहाँ पर होम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होम सब्जेक्ट तो बनता नहीं, ऑब्जेक्ट या तो हु होगा या तो विच होगा। अब यहाँ पर ये बात देख लो, क्या सिलेक्शन की तो बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन मतलब किसी चॉइस की तो बात नहीं हो रही है। अगर चॉइस की बात हो रही है तो विच लगा देना, नहीं तो अन्यथा आपका हु तो सही है। अब ऑफ देम अंडरस्टैंड, यहाँ पर है ऑफ देम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ऑफ देम अंडरस्टैंड मतलब जो भी समझ है वो कई लोगों में, आपकी समझ क्या है, तुम्हारी समझ है ऑफ देम। खुद देखो यहाँ पर सोचना है कि ऑफ देम मतलब कई लोगों में से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अच्छी है। इसका मतलब चॉइस की बात हो गई है, चॉइस की बात होने पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, विच का प्रयोग कर दिए, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड्स यू आ गया, क्या यू के लिए कभी अंडरस्टैंड्स हम लिखते हैं? अगर तुम्हारा मन हो जाए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए कि दिल करने के नहीं यू के लिए, अरे यू तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अगर इसे कहने तो इसके अकॉर्डिंग तुम नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब अगर ये है तो होम का प्रयोग यहाँ पर भी गलत है, सरासर है। अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ के लिए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आपका हु का प्रयोग सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरे में लिखा बी हैव थ्री सिस्टर, तो आपके पास मान लीजिए आपसे पास क्या है, आपके तीन बहन हैं, तीन बहनों में बट यू लाइक टू स्टडी एब्रॉड, एक मान लीजिए यू लाइक टू स्टडी एब्रॉड, उनमें से कोई एक सिस्टर होगी, ये नहीं पता है कि तीनों में से कौन सी जो विदेश पढ़ना चाहती है। एब्रॉड मतलब क्या होता है, विदेश होता है। एब्रॉड ध्यान लीजिए, एब्रॉड और फॉरेन में डिफरेंस होता है। एब्रॉड होता है आपका एडवर्ब होता है और फॉरेन आपका नाउन होता है। हिंदी का सेंस दोनों में एक ही रहता है, दोनों का मतलब विदेश हो जाता है। अगर यहाँ पर एब्रॉड जब भी एडवर्ब बनता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ना आगे पीछे कोई लेके नहीं चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो किसकी बात हो गई है, पर्सन तो है पर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके थ्री सिस्टर्स थी, तीनों सिस्टर्स क्या कर रही हैं, कहां जा रहे हैं, स्टडी करने विदेश। तीनों नहीं जा रहे हैं, तीनों में से कोई एक से जा सकता है, क्योंकि यू हैव थ्री सिस्टर्स। पता नहीं कौन सी जाना जो चाहती हो विदेश में, ये आपको नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। अगर चॉइस की बात हो रही है तो आंसर क्या मार दोगे आप, विच भर दोगे बगैर कुछ संदेह। आशा करते हैं ये वाला लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं। बाकी आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।